अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एटम, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बेटा एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका तज़किरा पहले भी हो चुका है। उसका नाम था बेटा रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन 1911, 1911 में बेटा इसको डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन किया गया, वो मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियस मौजूद होता है एटम के अंदर, एटम के सेंटर में। अब वो कैसे पता चलाया, वो इस एक्सपेरिमेंट से। लेकिन इससे पहले बेटा एक सवाल पढ़ते हैं हम, जो कि लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। एक क्वेश्चन ये था कि हमने डिस्कवर कर लिए इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर कर लिए प्रोटॉन, डिस्कवर कर लिए न्यूट्रॉन। अब हमें ये नहीं पता कि वो किस जगह लोकेट है। जो मैंने एक डायग्राम लास्ट लेक्चर में बनाई थी कि जिसमें हमने उधर कॉर्नर के अंदर के सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन साइडों पे होते हैं। ये बेटा एक मॉडर्न डायग्राम थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसके दौरान ये हमें कतई नहीं पता था कि ये कहां कहां मौजूद होते हैं। ये तब पता चला जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इससे पता चला बेटा कि न्यूक्लियस कहां पर मौजूद है और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहां कहां पर मौजूद होते हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट पहले कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे जो कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में एक्सप्लेन किए गए हैं वो करते हैं। क्योंकि बेटा बुक में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक ये लिखा हुआ है और उस टॉपिक के अंदर सिर्फ ये बताया कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद जस्ट उस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि न्यूक्लियस में ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहां कहां मौजूद होते हैं। आपकी पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन थी, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं आपसे। इसने रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया 1911 के अंदर। उसने बेटा कुछ चीजें ये सेट की, मैंने डायग्राम बनाई हुई है। सबसे पहले तो उसने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स बेटा हीलियम को ही बोलते हैं, हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है, जिसका एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब इसने यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई किस पर, थिन गोल्ड फॉयल, बेटा सोने की, गोल्ड की एक बारीक परतली, वो इसके सामने रखी। मींस के इधर से अगर अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं तो इस तरह बिल्कुल गोल्ड फॉयल है और इसके साथ ये इस तरह टकराएंगे। इधर से अल्फा पार्टिकल्स आएंगे और टकराएंगे किसके साथ, ये गोल्ड फॉयल के साथ। और गोल्ड फॉयल के टकराने के बाद आगे बेटा एक डिटेक्टर रखा हुआ है जो कि डिटेक्ट करेगा इसके ऊपर टकराव को, कि किस तरह अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद बिहेव करेंगे। एक्सपेरिमेंट कुछ यूं था, ये बेटा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये 1 बाय 1 बम्बार्डमेंट करवाई इनकी, और ये जाकर टकराए किसके साथ, गोल्ड फॉयल के साथ। और ये गोल्ड फॉयल के साथ टकराए और टकराने के बाद इन्होंने डिफरेंट बिहेवियर शो किया। ये इन्होंने डिफरेंट बिहेवियर शो की। डिफरेंट बिहेवियर में क्या, ये टकराने के बाद कुछ पार्टिकल्स सीधे ही गुजर गए बगैर टकराव के, कुछ पार्टिकल्स टकराने के बाद बेंड हो गए, रास्ता तब्दील कर लिया, कुछ टकराने के बाद बिल्कुल वापस आ गए। और ये जो पार्टिकल्स इस तरह बिहेव कर रहे थे, इस तरह बिहेव कर रहे थे, इससे रदरफोर्ड ने अंदाजा ये लगाया, उसने कंक्लूजन अपना दिया। ये कंक्लूजन ही बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है। कंक्लूजन उसने ये दिया कि एटम्स, क्योंकि बेटा ये थिन गोल्ड फॉयल शीट, ये गोल्ड फॉयल थिन, ये 0.0004 सेंटीमीटर इतनी थिकनेस थी, बिल्कुल बारीक सी, उसके सामने रखी। क्योंकि कोई भी मैटर है वो बेटा कंपोज हुआ एटम्स का, तो इसके अंदर एटम भी मौजूद होंगे। ये अगर मैं कहता हूं कि इसके अंदर एटम मौजूद हैं, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये टकराए हैं एटम्स के साथ,
जब एटम के साथ टकराए हैं तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, कुछ ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और कुछ टकराने के बाद वापस आ गए। ऐसा क्यों हुआ? रदरफोर्ड ने कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल या बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल बगैर टकराए गुजर गए, इसका मतलब कि एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली है, इसमें कोई चीज मौजूद नहीं। अगर है भी तो बहुत लाइट पार्टिकल्स हैं जिनका अल्फा पार्टिकल्स पर कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि कुछ पार्टिकल्स टकराने के बाद रास्ता तब्दील कर लिया, तो इसका मतलब कि एटम के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी मौजूद है जो कि कसीफ है, सख्त है, डेंस है, जिसने इन अल्फा पार्टिकल्स का रास्ता तब्दील कर लिया। और क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद बिल्कुल बाउंस बैक हो गए, वापस आ गए, जिसका मतलब ये था कि वो जो चीज एटम में मौजूद है वो बिल्कुल सख्त है, वो अपने से नहीं गुजरने देती कोई चीज को, जो कि अल्फा पार्टिकल्स को भी बाउंस बैक कर दिया। इससे उसने एनालाइज किया कि एटम के अंदर कोई डेंस चीज मौजूद है, क्योंकि बाकी हिस्सा इसका खाली है, और जो सख्त चीज है इसका मतलब कि एटम का सबसे ज्यादा मैस उधर ही मौजूद है। और उसने नाम दे दिया उसको न्यूक्लियस का। उसने कहा एटम के सेंटर में ही न्यूक्लियस मौजूद है। और ये बेटा जो एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, ये रदरफोर्ड की एक्सप्लेनेशन थी। और रदरफोर्ड ने कहा इस तरह एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, और न्यूक्लियस बहुत ही डेंस है। डेंस में इसका 99% बेटा किसी भी एटम का जो मैस है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और अगर वॉल्यूम की बात करें कि पूरे एटम का वॉल्यूम कितना न्यूक्लियस कवर करता है, तो वो बेटा 1/1,00,000 100,000 टाइम्स स्मॉलर देन। मतलब अगर एक एटम का साइज हम देखें तो उसका लाखवां हिस्सा, मतलब उसके छोटे छोटे 1,00,000 टुकड़े कर दिए जाएं तो वो एक टुकड़ा एक न्यूक्लियस के बराबर होगा। वॉल्यूम इतना है इसका, और उस वॉल्यूम में इतना मैस कॉम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद है। और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आई कि क्योंकि पीछे हम डिस्कवर कर गए हैं कि एटम के अंदर क्या क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैवी पार्टिकल्स, तो इससे अंदाजा लगाया गया कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, क्योंकि ये हैवियर पार्टिकल्स ऑफ द एटम। और क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद होते, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बारी आती है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लाइट पार्टिकल्स है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो साइडों पर मौजूद होता है किसी भी न्यूक्लियस के। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल्स है। यही वजह है कि अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स वाला रीजन है जहां पर वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे गुजर गए, लेकिन ये जो डेंस चीज थी उससे टकराकर वो बेंड हो गए, बाउंस बैक हो गए, और अपना रास्ता तब्दील कर लिया। ये बेटा एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड ने एक चीज और एक्सप्लेन की थी, एक चीज का और आंसर दिया था। वो क्या थी कि ये छोटे से रीजन के अंदर जो न्यूक्लियस है, वो जो 1,00,000वां हिस्सा है एक एटम का, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया और न्यूट्रलाइज हो गए, एक एटम न्यूट्रल हो गया। जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इस न्यूक्लियस में बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, ये याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये यकजा होते हैं, कॉम्पैक्ट होकर एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलकर बिल्कुल छोटी सी स्पेस में ये ऑक्यूपाई करते हैं, और ये 99% मैस बनाते हैं किसी भी एटम का। इस तरह बेटा रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद ये स्ट्रक्चर दिया जिसमें इसको न्यूक्लियस इसने नाम दे दिया था, और ये जो साइड वाला पोर्शन था इसको बेटा इसने नाम दिया था आउटर न्यूक्लियर पोर्शन, आउटर न्यूक्लियर पोर्शन। ये बेटा इसने नाम दिया था इसको।
आउटर न्यूक्लियर पोर्शन और न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा उसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था कि हाउ फंडामेंटल पार्टिकल्स अरेंज इन द एटम एंड हाउ 99.9% mass exist in the nucleus। जी बेटा, ये डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस जो कि रदरफोर्ड ने 1911 में दी थी। अब इसके अलावा ये कि इसमें ना बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स थे, नुकाइस थे, डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से ये मॉडल इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इसको इतनी ज्यादा शोहरत नहीं मिली। इसके ड्रॉबैक्स रिमूव करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था नील बोहर, और नील बोहर का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।